गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आकाश सर आपके लिए फिर से नया चैप्टर लेकर आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन इसके न्यूमेरिकल में आपको समझाने जा रहा हूँ। उससे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले का उपयोग होगा। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो कुछ फार्मूलों पर आधारित है। उन फार्मूलों को हम समझते हैं पहले। तो देखिए बच्चे, पहला फार्मूला आपको तो यही याद रखना है, स्नेल के नियम। स्नेल का नियम क्या है तो आपको याद रखना है। स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, या फिर यूं कहें एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो पहला फार्मूला आपको ये याद रखना है। चीजों को समझना है कि एन क्या है, आई क्या है, आर क्या है। आप लोगों ने चैप्टर जब पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि एन अपवर्तनांक है। एन अपवर्तनांक ठीक है। आपको यह भी बताया गया होगा कि आई क्या है। तो आपको याद रखना है आई आपतन कोण है। आपतन कोण। और आप ये भी जानते होंगे स्मॉल आर क्या है। ये अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण। तो ये आप लोगों ने चैप्टर पढ़ते समय ये आपने चीजें सीखी होंगी। मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लें। ये फिजिक्स के न्यूमेरिकलों की क्लास है, इसलिए इसमें मैं आपको सीधा न्यूमेरिकल ही बता रहा हूं। लेकिन न्यूमेरिकल लगाने से पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। अब दूसरा जो फार्मूला है हमारा वो ये। दूसरा फार्मूला क्या है कि जैसे आपके पास में दो मीडियम है, दो माध्यम है। पहला माध्यम है वायु और दूसरा माध्यम है, मान लिया दूसरा माध्यम है आपके पास में जल। और प्रकाश की किरण वायु से जब जल में जाएगी तो आप सभी जानते हैं कि इसका अपवर्तन होगा। जब अपवर्तन होगा तो ये ऐसे मुड़ जाती है। तो ये अपवर्तन हो रहा है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये अभिलंब है हमारा, तो समझ लेना है बस। जैसा कि आप जानते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है आपतन कोण आई। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनता है अपवर्तन कोण आर। अब आपने देखा होगा कि प्रकाश की किरण वायु से जल में आई है। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही जल में जाती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो ये मुड़ क्यों रही है? तो सीधा सा आपको याद रखना है कि मीडियम का यही तो अपवर्तनांक होता है, मोड़ने की ताकत। मोटी भाषा में समझ लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है। तो ये क्यों मुड़ रही है? क्योंकि जल का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक है, वायु का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक है। तो मोड़ने की ताकत ये अपवर्तनांक होता है। तो एक बात हो गई इसमें अपवर्तनांक, जिसे आप एन से दिखाते हैं। और दूसरी बात हो गई प्रकाश की चाल। आपने देखा कि प्रकाश वायु में आया और आया जल में। जरूरी नहीं कि यहां जल ही हो, कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है, जैसे कांच हो सकता है। तो दो बातें इसमें हो रही हैं, एक प्रकाश की चाल और दूसरा अपवर्तनांक। तो मेरा उद्देश्य ये है सिर्फ कि ये जो नया फार्मूला आपको मिलने वाला है वो फार्मूला क्या है।
तो फार्मूला ये है, प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध, क्या संबंध है इन दोनों में? प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है? तो देखिएगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं, अपवर्तनांक n बराबर हो गया ये। तो n बराबर आपको लिखना है C/v। आपको समझना है सब, ये C क्या है, ये v क्या है। n तो आप जानते ही हैं, अपवर्तनांक है। किसी इसको अगर आप सोचना चाहते हैं तो ये समझ जाइएगा कि प्रकाश की किरण को कौन सा माध्यम कितना मोड़ पा रहा है। तो ये मोड़ने की जो ताकत होती है, ये एक तरह का अपवर्तनांक होता है। वायु में अलग होता है, जल में अलग होता है अपवर्तनांक। अलग अलग मीडियमों के अलग अलग अपवर्तनांक होते हैं। अब प्रकाश की चाल, आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल बदल जाती है। वायु में प्रकाश की चाल कुछ और है, जल में कुछ और होगी, कांच में कुछ और होगी। तो उसके लिए है ये। तो हमें जान लेना है कि ये C क्या है। तो C, जैसा कि हमने अभी अभी बताया है, ये C क्या है? तो C को लिख सकते हैं आप वायु, या फिर कहें निर्वात में प्रकाश की चाल। अब आपको ध्यान देना है कि C वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है। बच्चे, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये आपको अगर पूछा जाए तो आपको तुरंत बताना है कि इसका मान जो होता है C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है। अब ये V क्या है? तो आपको याद रखना है कि ये V जो है, ये V नीचे जो भी दूसरा माध्यम होगा उसमें चाल है। तो V माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये माध्यम में प्रकाश की चाल है। n आप जानते ही हैं कि n अपवर्तनांक है। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा फार्मूला रहा। एक फार्मूला और देख लेते हैं। ये तो हो गया प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध। अब हम आपको एक फार्मूला और देते हैं। इस फार्मूले की जरूरत आपको पड़ सकती है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने में। तो देखिए बच्चे, कैसे? तीसरा फार्मूला, इस फार्मूले को लिखने से पहले कुछ समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास में बहुत सारे माध्यम हो, 1 2 माध्यम हो, 3 हो, तो तब अपवर्तनांकों में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध अपवर्तनांकों में देखने को मिलेगा। तो देखो, जैसे मैंने माना कि ये यहां वायु है, पहला माध्यम, दूसरा माध्यम जल है, और तीसरा माध्यम कांच है। तो इस तरह से 3 माध्यम हैं। तीनों माध्यमों के अलग अलग अपवर्तनांक होंगे। अब इन तीनों माध्यमों के अलग अलग अपवर्तनांक है, तो अपवर्तनांकों में संबंध बोले। तो फार्मूला क्या है? फार्मूले का नाम क्या है? अपवर्तनांकों में संबंध। तो याद रखना है, जब भी आपसे अपवर्तनांकों में संबंध पूछा जाए, अपवर्तनांकों में संबंध 2 माध्यम के लिए भी हो सकता है, 3 माध्यमों के लिए भी हो सकता है। तो मैं आपको तीनों के लिए बता रहा हूं और 2 के लिए भी बताऊंगा। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ये वायु है, वायु को हम एयर से दिखाते हैं, एयर बोलते हैं, एयर ए से दिखाएंगे, और ये वाटर W, ये ग्लास G से दिखाएंगे। तो कैसे? अगर आपको 2 मीडियम दिए जाएं, अगर आपसे कहा जाए कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए, तो ध्यान देना है 2 माध्यमों के लिए है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक
या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो फिर कैसे होगा? तो ये चीज को याद रखना है आपको। अपवर्तनांकों में संबंध या प्रकाश किरणों की उत्कीर्णनीयता का सिद्धांत भी बोला करते हैं इसे। तो बच्चे गौर फरमाइए, तो आपको लिखना है ऐसे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, अगर आप इसको नंबर 1 देते हैं और इसको नंबर 2 देते हैं तो आप ऐसे लिखोगे 1 and 2 इज इक्वल टू 1 and 2। इसका देखिएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होगा वो होगा 1 बटे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है। ऐसे ही इसमें लिख सकते हो आप 1 and 2 इज इक्वल टू 1/2 and 1। देखिएगा, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, दोनों सेम है। जरूरी नहीं है कि हमारा दूसरा मीडियम जल ही हो, दूसरा मीडियम कोई भी हो सकता है, कांच हो सकता है, तो आप यहां पर कांच लिख सकते हैं। इसलिए ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसके हिसाब से आप कोई भी फार्मूला बनाएंगे। तो ये 2 माध्यमों के लिए है। मानकर चलिए अब 3 माध्यम आ जाएं, तो 3 माध्यमों के लिए कैसे लिखोगे? देखिए बच्चे, आपके लिए मैंने सामने लिख भी रखा है। देखिएगा, जब प्रकाश की किरण यहां से वायु से जल में जाएगी, वायु से जल में जाएगी, तो आप लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो आपने लिखा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। फिर आप देखेंगे, देखिएगा, जल से अब कांच में जाएगी, तो आप लिखेंगे कांच के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG। फिर आप देखेंगे कि नीचे, अब देखिएगा, कांच से फिर से नीचे एयर है, फिर से हवा है, फिर से वायु है। तो फिर से वायु है, तो देखिए अब कहां जा रही है? कांच से वायु में जा रही है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इज इक्वल टू होता है 1। ये तीनों मीडियमों के लिए रिलेशन है, संबंध है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर आप इसको ऐसे सेट करो, तो 1 and 2 इंटू 2 and 1 इंटू 3 and 1, तो ये इस तरह से हो जाएगा 1 and 2, 2 and 3। इस तरह से 1 and 2, 2 and 3 और 3 and 1 इज इक्वल टू 1। तो ये चीज और ये उसी को आपने लिखा। 3 माध्यमों के लिए आपके लिए ये अपवर्तनांक का फार्मूला होगा। इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तब। प्रकाश के अपवर्तन के न्यूमेरिकल आप स्वयं को जांचने वाले पोर्शन में जाएं। अरिहंत की बुक्स के न्यूमेरिकल आपको बताए जा रहे हैं, तो स्वयं को जांचे वाले पोर्शन में जैसे ही आप जाएंगे बच्चे, तो आपको लिखा मिलेगा आंकिक प्रश्न। वहां आप देखेंगे तो आंकिक प्रश्न में इसमें 18वां नंबर दिया हुआ है, जो आंकिक प्रश्न है, यानी कि न्यूमेरिकल है। तो उसको देखिएगा आप लोग, मैं यहां लिख भी रहा हूं और आप भी देखिएगा कि आपकी किताब में वो मैच खा रहा है या नहीं। बस आपको याद रखना है कि ये तो पहली सीरीज में बना रहा हूं, इसमें अरिहंत बुक्स के दिए जा रहे हैं। इसके बाद मैं कुमार मित्तल की किताब के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूं। आपके विद्यालय में जो चलती हो वो सीरीज आप देख सकते हैं। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 है और इसमें कहा गया है, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, बच्चे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मतलब है कि यहां वायु है, पहला मीडियम वायु, दूसरा मीडियम जल। देखिए गौर से, ये जल, और उसने कहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक
तो कैसे लिखें, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं। पहले कौन सा है, तो वायु है, तो पहले लिख दो वायु। फिर कौन सा है, जल है, तो फिर लिख दो जल। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है सवाल में, 2 दे रखा है, तो 2 लिख लिया। तो कह रहे हैं कि जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए। बच्चे याद रखिएगा, 2 माध्यम है, पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम जल है। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, यानी कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। और मैंने बताया था कि वायु में प्रकाश की चाल को C से दिखाते हैं और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को V से दिखाते हैं। तो दूसरा माध्यम हमारा जल है, तो जल में प्रकाश की चाल पूछ रहे हैं, यानी कि V बराबर वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। और जल में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो वायु में प्रकाश की चाल मैंने बताया था कि वायु में प्रकाश की चाल C हुआ करती है और C का मान फिक्स है। फिक्स है, आप लोगों को पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वो फार्मूला याद करिए जो मैंने बताया था। मैंने बताया था कि n बराबर C/V। ये देखिएगा, अब हमें निकालना क्या है, V निकालना है हमें। जल में प्रकाश की चाल निकालनी है और मैंने जल में प्रकाश की चाल V मानी है कि जल में प्रकाश की चाल V है। अब इसमें मान रख दीजिएगा भाई। तो n बराबर मैंने रखा 2, क्योंकि 2 दिया है। C की वैल्यू फिक्स होती है, तो रखिएगा 3 × 10⁸। V की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो V बराबर V की जगह V लिख लिया। अब हमने इसको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करेंगे तो बच्चे देखिएगा 2V = 3 × 10⁸ और ये डिवाइड कर दिया, तो V = 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बच्चे याद रखिएगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय यूनिट का बड़ा ध्यान दें, उसका जो मात्रक होता है वो जरूर लिखें। आप सभी को पता है कि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसलिए ये मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 हुआ आपका। आप लोग नोट करते रहिएगा, मैं आपको अगला सवाल बताता हूं। अगला सवाल नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसमें 3 माध्यम है, एक वायु है, एक आपके पास में कांच है और एक आपके पास में जल है। तो 3 माध्यम है, तो देख लेते हैं ध्यान से भाई है क्या 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 दिया है और क्या पूछ रहे हैं। ये सवाल में अगर आपको पता लग गया तो आप सवाल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बच्चे, यदि वायु के सापेक्ष कांच, तो देखो बच्चे वायु का मतलब होता है एयर, के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं, n लिख लिया। कांच ग्लास, तो जी लिख लिया। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। इस तरह से मैंने लिखा ANG = 4। फिर थोड़ा आगे पढ़िए ध्यान से, तथा जल के सापेक्ष कांच। अब पहली बार कौन आया है, जल आया है, तो जल को लिखिएगा WNG। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2 दे रखा है। अब पूछ क्या रहे हैं, वायु के सापेक्ष जल, तो वायु पहले कौन आया है, वायु आया है, तो A लिख लिया। अपवर्तनांक N, किसके लिए पूछ रहे हैं, तो जल का अपवर्तनांक, तो W = ? ये। तो इस तरह से आपके पास में 3 मीडियम है। मैंने आपको सूत्र दिया था 3 मीडियम के लिए अपवर्तनांकों में संबंध, तो आपको याद रखना है कि वो फार्मूला क्या लगाना है आपको। गौर फरमाइए, जैसे ये 3 माध्यम हैं, आप समझ लीजिएगा एक बार और। तो यहां वायु है, यहां जल है, यहां कांच है, इस तरह से। तो क्या मैंने फार्मूला दिया था, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया था, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इनटू जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो आपने लिखा WNG
इंटू फिर से यहाँ वायु आ गई नीचे, हवा है फिर से। तो ये देखिएगा, अब यहाँ से यहाँ कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, आप देख सकते हैं इसे, ये आपको याद होगा। देखिए बगैर फार्मूलों के कुछ नहीं होगा। अब चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, उसके सारे फार्मूले याद रखिएगा, तब कौन सा फार्मूला लगना है ये याद रखिएगा। तो ये मैंने फार्मूला लिख लिया। अब इसमें हमें दिमाग लगाना है कि ए एन डब्ल्यू, देखा ए एन डब्ल्यू तो निकालना है। अब डब्ल्यू एन जी क्या है हमारे पास में, देखा तो डब्ल्यू एन जी है, बिल्कुल है। ए एन जी यहां देखिएगा उल्टा लिखा हुआ है जी एन ए, तो इसका मान नहीं है, तो पहले हमें इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी हम आगे चल पाएंगे। तो देखिएगा इस सूत्र को लिखने के बाद में इसको थोड़ा ऐसे करिएगा, ठीक है, इसका ट्रांसफर करिएगा। आप देख पा रहे हैं कि ये यहां गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर का निशान लगाया, 1 अपॉन जी एन ए, 1 अपॉन जी एन ए लिख लिया आपने, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत गौर से देखिएगा, ए एन डब्ल्यू पूछ रहे हैं, डब्ल्यू एन जी दे रखा है। अब यहां से देखिएगा, अब मैंने देखा कि ये कोई फार्मूला बना है, ये कोई फार्मूला बना है। देखिएगा मैंने एक और बताया था आपको, प्रकाश कणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, क्योंकि हम लिखेंगे 1 अपॉन जी एन ए इज इक्वल टू होगा ए एन जी, ये होता है। इसलिए आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को थोड़ा ऐसे लिखेंगे, ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू, इसके जगह पर आप लिखिएगा ए एन जी, क्योंकि ये इसका फार्मूला है। अब आप बहुत गौर से देखिएगा, किस चीज को निकालना है, ए एन डब्ल्यू को निकालना है, तो इसको यहीं रखिएगा और इसको इधर ट्रांसफर करिएगा। जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे तो ये उधर जाएगा, तो देखिए किस तरह से बनेगा, ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू ए एन जी अपॉन डब्ल्यू एन जी, तो ये देखिएगा ये बन गया। अब हमसे जो पूछा गया है वो निकलेगा, तो देखिएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा गया है, वो लिख लिया आपने, इज इक्वल टू वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक देखो दिया गया है 4, तो 4 रख दिया आपने, अपॉन डब्ल्यू एन जी यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी दिया है 2, तो 2 रख दिया आपने, और इसके सॉल्व कर दिया तो देखने को मिला ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। तो ये देखिए इस तरह से इसका ये आंसर हुआ, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, ये सवाल नंबर 20 इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। इसमें 3 ही न्यूमेरिकल दिए हुए हैं स्वयं को जांचे वाले पोर्शन में, और भी इसमें सवाल लगे हुए हैं, वो सॉल्व हैं, उनको आप देख सकते हैं। कोई भी समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं। देखिए बच्चे, प्रकाश की एक किरण एक कांच के गुटके पर 60 अंश के आपतन कोण से आपतित होती है। तो कांच का गुटका बच्चे, इस तरह का कांच का गुटका है और इस पर एक प्रकाश की किरण 60 अंश के ये अभिलंब है, और आपको पता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है आपतन कोण, और यहाँ 60 अंश दे रखा है। आपतित होती है यदि यदि अपवर्तन कोण 32.7 डिग्री है, तो 32.7 डिग्री है, तो यहां पर देखिएगा ये अपवर्तन कोण बनेगा, ये दे रखा है उसने 32.7 डिग्री। तो कह रहे हैं कि कांच के अपवर्तनांक की गणना करिए, ये इसका n फाइंड आउट करना है। तो गौर फरमाइए, n बराबर आपसे पूछा गया है, तो पहले दिया क्या गया है, देखिएगा प्रकाश की एक किरण एक कांच के गुटके पर 60 अंश के आपतन कोण, आपने देखा आपतन कोण,
तो आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई बराबर लिख दिया आपने, तुरंत ही लिख दिया 60 अंश। फिर आप आगे चले, यदि अपवर्तन कोण का यदि अपवर्तन कोण आपने देखा अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण को आर से दिखाया जाता है, तो आपने लिख दिया आर बराबर कितना दिया है 32.7 डिग्री। फिर आगे चलिए, तो कांच के अपवर्तनांक को कैसे दिखाते हैं, एन से, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क, वो प्रश्न पूछ रहा है। और देखिए सवाल में दे रखा है कि साइन 32.7 डिग्री का जो मान होता है वो 0.54 होता है, कब भी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए आपके पास में आई का मान है, आर का मान है, एन पूछ रहे हैं, स्नेल के नियम से ये लगेगा। स्नेल का नियम कहता है एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। मान रखिएगा एन इज इक्वल टू साइन आई मतलब आई की जगह रख दिया आपने 60 अंश, वटे साइन आर की जगह रख दिया आपने, आर की जगह रखा आपने 32.7 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें मान रखना है। सभी लोगों को पता है कि साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, तो आपने रखा एन बराबर √3/2 बटे, अब साइन 32.7 डिग्री का मान किसी को पता नहीं रहता है ज्यादा, तो वो देखिएगा वो लिखा हुआ है उसमें दे रखा है। तो आपने जैसे ही इसको रखा 0.54, बस कैलकुलेट कर दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। चलो मैं कैलकुलेट किए देता हूं। तो n बराबर, देखिए बच्चे, ये जो √3 की वैल्यू होती है इसका मान जो होता है, अगर आपको याद हो 1.732 अपॉन 2 अपॉन 0.54। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, देखिएगा इसका इसमें भाग दे दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 0. देखिए ये यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 6, इस तरह से कुछ आएगा। इसका इसमें भाग दिया है अपॉन ये रहा 0.54। अब आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा n इज इक्वल टू 1.6। तो इस तरह से बच्चे, ये आखिरी सवाल इस चैप्टर का, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें 3 ही सवाल दिए हुए हैं, बकाया के सवाल जो है वो कैलकुलेट हैं। अब मैं आपको नया चैप्टर कल लेंस, तो लेंस आप तब तक पढ़ लें, क्या है लेंस, पूरा चैप्टर कंप्लीट रखें, तभी न्यूमेरिकल पे जाएं। जैसा कि आप जानते हैं ये न्यूमेरिकल क्लासेस है, इसमें न्यूमेरिकल ही बताए जाएंगे, तो चैप्टर तैयार रखें। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।